हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जिस प्रकार फ्रांस का जब राजा नेपोलियन बनता है तो फ्रांस के साथ साथ वो यूरोप के अन्य क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्टेब्लिश कर लेता है और उन क्षेत्रों में नेपोलियन कोड लागू कर देता है। नेपोलियन कोड में ऐसे प्रोविजंस थे, चाहे वो कंजर्वेटिव रिजिम के विरोध की बात हो या उसे समाप्त करने की बात हो, लोगों को इक्वल राइट्स देने की बात हो, लोगों को पॉलिटिकल राइट्स देने की बात हो, ट्रेड और इकोनॉमिक क्षेत्र में फ्रीडम की बात हो। ये सारे प्रोविज़न जो नेपोलियन कोड में थे, ये धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड कर रहा था। तो प्रश्न ये बनता है कि जब नेपोलियन ये सारे कारनामे कर रहा था तो क्या यूरोप के जो अन्य देशों के कंजर्वेटिव राजा रहे, मोनार्क रहे, क्या वो आसानी से चुपचाप बैठे होंगे और ये सारे कारनामे देख रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। वो जितने भी कंजर्वेटिव मोनार्क थे, राजा थे, वो सब ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। अब ग्रुप बनाकर उनका मेन पर्पस था कि किस प्रकार नेपोलियन को हराया जाए और फिर से यूरोप में कंजर्वेटिव रिजिम को इस्टेब्लिश किया जाए, मोनार्कियल सिस्टम को लाया जाए। और आप देखोगे 1815 में नेपोलियन को हरा देते हैं कुछ देश मिलकर और फिर से पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो फिर से रिस्टोर कर दी जाती हैं, फिर से लागू कर दी जाती हैं। तो इस टॉपिक को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय कंजर्वेटिज्म। अब जैसे ही 1815 में नेपोलियन की हार होती है, यूरोपियन सरकारें कंजर्वेटिव विचारधारा से ड्रिवन हो गई, चलाई जाने लगी। दूसरा पॉइंट है, कंजर्वेटिव्स थॉट दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। अब ये कंजर्वेटिव थे, ये सोचते थे कि जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो मोनार्की सिस्टम हो, चाहे चर्च हो, चाहे सोशल ऑर्डर हो, प्रॉपर्टी वाले जितने भी मैटर हो, फैमिली सिस्टम हो, पुरानी वाली सिस्टम को रीस्टोर किया जाना चाहिए। अब देखेंगे कि जब 1815 में नेपोलियन हार जाता है तो हारने वाले जितने भी देश हराने वाले थे नेपोलियन को, वो सभी मिलकर के वियना में एक कांग्रेस का आयोजन किए, एक मीटिंग का आयोजन किए। उसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना 1815। फर्स्ट पॉइंट है, इन 1815 ब्रिटेन, रसिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया हु कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन मेट एट वियना टू ड्रा अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। जब 1815 में वो कंजर्वेटिव राज्य या कंजर्वेटिव राजा कौन कौन थे? ब्रिटेन वाले थे, प्रसिया वाले थे और रसिया, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया। इन चार देशों ने नेपोलियन को 1815 में हराया और 1815 में हराने के बाद वो वियना में ट्रीटी करने के लिए बैठक का आयोजन किए। दूसरा पॉइंट है, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और ये जो एक संधि की आयोजन की गई थी वियना में, उस संधि का चेयरपर्सन कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और वो कौन था? ड्यूक मेटरनिक। तीसरा पॉइंट है, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना विद द एम अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। और ये जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो कुछ भी नेपोलियन अपने दौरान जितने भी चेंजेस किए थे उसे अंडू करना है, उसे फिर से वापस लाना है। ये मेन पर्पस था वियना ट्रीटी का, जो कि कब किया गया था? 1815 में। इसके अलावा द बार्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। अब क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा था और जब फ्रांस का राजा था तो अब कंजर्वेटिव मिलकर नेपोलियन को हरा दिए, तो फ्रांस में फिर से वो बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। साथ ही साथ नेपोलियन जिन टेरिटरी को जीता था, उन जीते हुए टेरिटरीज को भी फ्रांस ने गंवा दिया, क्योंकि अब फ्रांस को ये टेरिटरीज, ये चारों देश हैं जो प्रसिया है, रसिया है, ब्रिटेन है, ये इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया है, ये चारों देश मिलकर के उस क्षेत्र को बांट लेंगे आपस में। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस। और बाउंड्री की जो फ्रांस की बाउंड्री थी, उसके चारों तरफ छोटे छोटे नए राज्य बना दिए गए, ताकि अब फिर से फ्रांस में यदि ऐसा कोई बदलाव हो तो वो बदलाव फ्रांस से
बाहर ना जाए, क्योंकि फ्रांस से जैसे जैसे बाहर जाएगा नेशनलिज्म की भावना और भी देशों में इरप्ट होंगी और देशों में स्प्रेड होंगी, और तो जो मोनार्की सिस्टम है और देशों में वहाँ पर भी लोग विरोध में उतरेंगे। तो इन्होंने उससे बचने के लिए क्या कर दिया कि फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्री में नए नए स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर दिया। अब नोट पॉइंट पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने अभी देखा कि जब ये कंजर्वेटिव जितने भी राज्य थे, इन्होंने मिलकर के जब नेपोलियन को हरा दिया तो नेपोलियन के पूरे सिस्टम को बदल रहे थे, लेकिन वो कुछ सिस्टम नेपोलियन के जो उनके शासन के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं उनमें बदलाव नहीं चाहते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। बहुत सारे कंजर्वेटिव इस बात के पक्ष में नहीं थे कि जो पूरी सोसाइटी प्री रिवोल्यूशनरी डेज, जो रिवोल्यूशन के पहले की पूरी सोसाइटी थी, उसके पूरे आने के पक्ष में नहीं थे। दे रियलाइज द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institution like the monarchy. It could make state power more effective and strong. उन्होंने इस बात का रियलाइजेशन किया कि जो इनिशिएटिव बहुत सारे नेपोलियन ने लिया था, वो मॉडर्नाइजेशन की जो इनिशिएटिव लिया था, वो अब कंजर्वेटिव के शासन प्रणाली को और मजबूत बना सकती है। कैसे मजबूत बना सकती है? यदि कोई राजा आज है, वो कंजर्वेटिव राजा, और उसके खिलाफ नेपोलियन ने विद्रोह किया और उस नेपोलियन कंजर्वेटिव राजा को हटा दिया, तो जब अब नेपोलियन नया नया बदलाव करेगा, लेकिन फिर से जब कंजर्वेटिव नेपोलियन को हराएंगे तो नेपोलियन के पूरे सिस्टम को समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब नेपोलियन आया था तो उसने आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया था, नए नए वेपन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब जो कंजर्वेटिव आएंगे वो नए वेपन लेने से मना करेंगे, बाकी चीज़ों को तो बदलाव करना चाहेंगे, लेकिन वो चाहेंगे भी कि जो नेपोलियन की अच्छी चीज़ें जो उनके शासन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं उन्हें बदलाव नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव तो किए, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जो कंजर्वेटिव रिजीम, मोनार्की रिजीम के लिए, शासन के लिए अच्छे हेल्पफुल हो सकते हैं या उनके शासन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको बदलाव नहीं किया इन्होंने। जैसे में अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। मॉडर्न आर्मी, प्रभावी ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी, साथ ही साथ फ्यूडलिज्म और सर्फडम के एबोलिशन ने जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो रीस्टोर हुई थी, अब इन्हें क्या कर दिया? स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत कर दिया। इतना तो हमने देख लिया। अब जो कंजर्वेटिव रिजिम फिर से रीस्टोर हुई है, वो अब वो कैसे शासन करेगी, अब देखेंगे। पहला पॉइंट है कंजर्वेटिव रिजिम सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रिजिम 1815 में नेपोलियन के हार के बाद सेटअप की गई थी, वो कैसी थी? ऑटोक्रेटिक थी, निरंकुश थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, वो अपनी आलोचना को टॉलरेट ही नहीं करते थे, एंड डिसेंट, विरोध को, एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उन सारी एक्टिविटीज़ को कर्व कर दिया, दबा दिया, जिसने इन जो कंजर्वेटिव रिजिम है इनको क्वेश्चन कर रहे थे या इनके लेजिटमेसी पर प्रश्न उठा रहे थे, उन सबको कर्व कर दिया, उन सभी को दबा दिया। इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल what was said in newspaper, books, plays and songs, and reflected the ideas of liberty and the freedom associated with the French Revolution। और उसने क्या कर दिया? सेंसरशिप इम्पोज कर दिया और बहुत सारे कानून पास किया ताकि न्यूज़पेपर, बुक्स और जितने भी नाटक थे उन सब पर कंट्रोल पाया जा सके। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो जहाँ पर जब कंजर्वेटिव रिजिम आया तो अब जितने भी लोग थे उन सबके मुंह पर पट्टियां लगी हैं, क्योंकि अब ये कंजर्वेटिव रिजिम इनकी बातें टॉलरेट ही नहीं करती थी, सेंसरशिप लगा दिया था। तो ये आइकॉनिक पिक्चर ये दर्शाता है कि किस प्रकार कंजर्वेटिव रिजिम क्रूर कर्व कर रहा है, लोगों की आवाज़ को सेंसरशिप कर रहा है, न्यूज़पेपर को बैन कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि किस प्रकार 1815 के बाद एक नई कंजर्वेटिव रिजिम आया। तो आप देखोगे कि 1815 से 1830 तक का एक कंजर्वेटिव रिजिम चला नेपोलियन के हारने के बाद, जो कि नेशनलिज्म को फिर से समाप्त करने की बात कर रहा था और कंजर्वेटिव रिजिम या पुरानी व्यवस्था को लाने की बात कर रहा था। लेकिन फिर 1830 के बाद फिर से नए नए रिवोल्यूशन शुरू हो जाते हैं। तो आप देखोगे 1815 से 1830 ये नेशनलिज्म पर एक ग्रहण था,
एक ग्रहण के जैसा था, क्योंकि फिर से यहाँ पर कई देशों में कंजर्वेटिव रिजिम फिर से रिस्टोर हो गई थी, लेकिन फिर रिवोल्यूशन होंगे और फिर नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड होगी। तो ये हमने थियरी पोर्शन कर लिया। अब देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 2022 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन इन 1815। कौन कौन से देश थे जो कलेक्टिवली नेपोलियन को 1815 में हरा दिए थे। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। दूसरा ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, रसिया, नीदरलैंड एंड जर्मनी। ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड इटली। तो आप देखोगे वो 4 देश थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया। ये चारों देशों ने मिलकर कलेक्टिवली 1815 में नेपोलियन को हराए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2022 में ही पूछा गया था, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815। जब नेपोलियन की हार हुई 1815 के बाद, तो यूरोप में मोस्टली कौन सी गवर्नमेंट चलने लगी। कंजर्वेटिव, लिबरल्स, फ्यूडल, फेडरल या फिर फ्यूडल। तो कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव ही तो नेपोलियन को हराए थे मिलकर के, तो कंजर्वेटिव रिजिम फिर से रिस्टोर करेंगे। 2026 में ही पूछा गया था इस टॉपिक से प्रश्न, एनालाइज द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। 3 मार्क्स में पूछा गया थे कि ट्रीटी ऑफ वियना के मेल जो प्रोविजंस हैं उन्हें एनालाइज करिए, उनके बारे में बताइए। तो आपको 3-4-5 बातें तो याद ही होंगी, क्योंकि इसके बाद मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया था। बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में फिर से रिस्टोर किया गया था, फिर से पावर में लाया गया था। फ्रांस लॉस्ट इस टेरिटरी इट हैज़ अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और नेपोलियन ने जितने भी फ्रांस के उस समय राजा था, उस दौरान जितने भी टेरिटरी को जीता था, उन टेरिटरी को वो चारों देश आपस में बांट लिए। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और साथ ही साथ फ्रांस की बाउंड्री पर नए नए स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ताकि फ्यूचर में फ्रांस फिर से एक्सपेंड ना कर पाए। इसके अलावा जितने भी अंडू द मोस्ट ऑफ चेंजेस दैट हैड कम इन द यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वार्स। और नेपोलियन के समय जितने भी परिवर्तन लाए गए थे, उन सभी परिवर्तनों को कंजर्वेटिव रिजिम ने फिर से चेंज कर दिया और पुरानी व्यवस्था को इस्टेब्लिश कर दिया। इसी टॉपिक से 2025 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ कंजर्वेटिव रिजिम इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस 1815। 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजिम थी, इस कैसे काम करते, इनकी फंक्शनिंग बतानी है। तो वो 4-5 पॉइंट, द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड आफ्टर नेपोलियन डिफीट एंड मोनार्की वर रीस्टेब्लिश्ड। दूसरा पॉइंट है, दिस रिजिम डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। तीसरा पॉइंट है, सेंसरशिप लॉज वाज इम्पोज्ड टू कंट्रोल न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग दैट आर रिफ्लेक्टेड रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। सेंसरशिप लगा दिए गए न्यूज़पेपर पर, बुक्स पर, प्लेज पर, जिसने रिवोल्यूशनरी आइडिया को स्ट्रेंथन कर रहे थे, उन्हें क्या कर दिया गया, सेंसरशिप कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरी तरह से कवर कर लिए हमने। इसका नोट्स बनाकर रिवाइज करते रहिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।